अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए विश्वा को हमेशा से एक लड़का चाहिए था, क्योंकि उसकी बीवी पहले ही 4 बेटियों को जन्म दे चुकी थी, जिस वजह से विश्वा बहुत परेशान रहता था। अब उसकी बीवी 5वें बच्चे को जन्म देने वाली थी। विश्वा डरता था कि कहीं इस बार भी बेटी ना हो जाए, इसलिए उसने बच्चे का लिंग जानने के लिए एक तांत्रिक बुढ़िया को बुलाया। जब बुढ़िया अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से पेट में पल रहे बच्चे का लिंग जांचती है तो उसे पता चलता है कि बच्चा लड़का नहीं बल्कि लड़की है। ये जानकर विश्वा का खून खौल उठता है और वो अपनी बीवी के पेट पर छुरा घोंपकर उसे मार डालता है। बीवी को मारने के बाद वो अपनी 4 बेटियों को भी बड़ी निर्दयता से मार देता है। इस घटना के बाद से कोई भी उस घर में नहीं गया। कई सालों बाद एंथनी नाम के एक आदमी ने सस्ते दाम पर उस घर को खरीद लिया। नए घर में शिफ्ट होकर एंथनी की दोनों बेटियां बहुत खुश थीं। रात में जब सब सो रहे थे तभी घड़ी में 12 बजते ही उन बच्चों की आत्मा जाग जाती है और एंथनी की बड़ी बेटी को अपने पास बुलाने लगती है, जिसे सुनकर मधु की नींद खुल जाती है और वो उस आवाज को ढूंढने लगती है। पर तभी उसकी नजर अपनी छोटी बहन पर पड़ती है, जो गूंगी होने के बावजूद भी बोल पा रही थी। यह देखकर मधु बहुत डर जाती है। वो हिम्मत जुटाकर अपनी बहन को नींद से जगाती है और उससे इन सब के बारे में पूछती है, लेकिन छोटी बहन को कुछ पता नहीं होता। तब मधु इसे अपना भ्रम समझकर वापस सो जाती है। अगले दिन जब एंथनी अपनी पत्नी से बात कर रहा था तभी कमरे में कुछ गिरने की आवाज आती है। देखने के लिए वे लोग कमरे में जाते हैं। तभी एक के बाद एक ईश्वर की सभी तस्वीरें दीवार से नीचे गिर जाती हैं। ये देखकर सब डर जाते हैं, लेकिन एंथनी की माँ अपने पति की तस्वीर उठाकर उसे देखने लगती है। पर तभी उसकी उंगली कांच में लगकर कट जाती है, जिससे खून की कुछ बूंदे तस्वीर पर गिर जाता है। माँ खून साफ करने की कोशिश करती है पर वह साफ नहीं होता। तब एंथनी इन सब घटनाओं को आम बताकर अपनी माँ से शांत रहने को कहता है, पर माँ उसे 2 बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। उसी दिन जब उसकी छोटी बेटी कमरे में अकेली बैठकर चित्र बना रही थी तभी वहाँ एक औरत की आत्मा प्रकट होती है और वो बच्ची के शरीर में प्रवेश कर जाती है। फिर वो कुर्सी पर बैठकर झूलने लगती है। आत्मा बच्ची को कुछ कर पाती, इतने में वहाँ उसकी माँ आ जाती है। लड़के ने बड़ी ही चालाकी से नारियल में छिपे हथियार को बाहर निकाला और उसे लुढ़काकर एक कोने में छिपा दिया। फिर उसने पत्थर से अपने पैर में एक बड़ा सा कट लगाया और पैर धोने के बहाने उस हथियार को निकालकर अपनी लुंगी के अंदर छिपा लिया। फिर वो लंगड़ाते हुए अपने शेल के अंदर जाने लगा। तभी पास से गुजर रहे इंस्पेक्टर की नजर उस पर पड़ी। जब इंस्पेक्टर ने उससे लंगड़ाने की वजह पूछी तो लड़के ने अपना जख्म दिखा दिया। जख्म देखकर इंस्पेक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी। तब लड़का उस हथियार को शेल के अंदर ले आता है और रात को बाथरूम में रखे पतीले के चारों तरफ एक गोल निशान बनाता है। ऊपरी परत को तोड़ने के लिए लड़का एक कपड़ा भिगाकर परत पर रखता है और उस पर पत्थर मारने लगता है ताकि आवाज बाहर न जाए। फिर वो अपने दोस्त की मदद से वहाँ से निकाली गई मिट्टी को पानी में मिलाकर उन्हें टॉयलेट में बहा देता है। ऐसे ही कुछ दिनों की मेहनत के बाद वे लोग वहाँ एक बड़ा सुरंग खोद लेते हैं। फिर एक दिन चेकिंग के दौरान पुलिस को उनके बाथरूम में गांजा मिलता है। तब गुस्से में पुलिस वाले दामू नाम के आदमी को बहुत पीटते हैं और उसे सेल से बाहर ले जाते हैं। दामू के जाने के बाद वे फिर से सुरंग खोदना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका प्लान सुरंग के जरिए कंपाउंड के दरवाजे तक पहुँचना था। तभी वे जेल से बाहर निकल पाएंगे, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए अब भी करीब 30 मीटर की खुदाई बाकी थी। कम समय में ज्यादा खुदाई करने के लिए वे रसोई से लकड़ियाँ और तेल चुराकर अपने सेल में लाते हैं और उससे मसाल बनाकर पूरी रात सुरंग खोदते हैं। कई रातों की मेहनत के बाद आखिरकार वे कंपाउंड के दरवाजे तक पहुँच जाते हैं। अब बस इंतजार था सही समय का। अगले दिन जेल में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला था और उस प्रोग्राम की तैयारी के लिए सभी जेल से कैदियों को लाया गया था और उन्हीं में से एक दामू भी था। अब पुलिस वाले दामू को उन्हीं के सेल में डाल देते हैं। फिर रात होते ही वे लोग वहाँ से भागने के लिए उस सुरंग को खोलते हैं और बारी बारी से सभी लोग सुरंग के अंदर जाने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद वे लोग कंपाउंड के दरवाजे तक पहुँच जाते हैं और मौका देखकर वे उस दीवार को पार करके जेल से भाग जाते हैं।